गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम औसत या माध्य मुक्त पाथ अर्थात मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी गैस के सभी अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं। बच्चों, ये गति अनियमित होती है तथा इनके बीच होने वाली टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। बच्चों, दो क्रमागत टक्करों के बीच जब भी किसी गैस के अणु एक दूसरे से टकराते रहते हैं तब किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच वह सरल रेखीय पाथ को तय करते हैं। बच्चों, यदि हम औसत या माध्य मुक्त पाथ की बात करें तो सबसे पहले हम मुक्त पाथ को जानेंगे। बच्चों, जब भी कोई अणु किसी दूसरे अणु से टकराता है तब उसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी को उसका मुक्त पाथ कहते हैं। मान लो बच्चों, जैसे यहाँ कोई भी अणु अपनी प्रारंभिक अवस्था A से दूसरे अणु B तक सीधे चलता गया और B पर स्थित अणु से टकरा गया, तो बच्चों A से B तक का जो पाथ उसने सरल रेखीय पाथ तय किया उसी को हम उसका मुक्त पाथ कहेंगे। बच्चों, अणु गैस में कई सारे एक अणु किसी गैस में कई सारे अन्य अणुओं से लगातार टकराता रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अतः हम उसके सभी मुक्त पथों का एक औसत मान कंसीडर करते हैं, अर्थात उसके अनेक मुक्त पथों के औसत को हम माध्य मुक्त पाथ कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अगर हम इसको सूत्र के रूप में देखें तो औसत मुक्त पाथ लैम्डा बराबर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n अपॉन n, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। बच्चों, यदि किसी अणु द्वारा n टक्करों में लिया गया समय t हो, अर्थात वह t समय में n टक्करें परफॉर्म कर रहा हो और उसकी औसत चाल सभी टक्करों में होने वाली उसकी औसत चाल p बार हो, तब उसका औसत मुक्त पाथ लैम्डा इक्वल टू b बार t अपॉन n होगा। बच्चों, यदि हम औसत मुक्त पाथ के लिए व्यंजक स्थापित करना चाहें, अर्थात we wish to establish the expression for mean free path, तब इसके लिए हमें क्या गणना करनी होगी। बच्चों, मान लेते हैं किसी गैस के अणु का व्यास d है, जैसा कि चित्र में शो किया गया है, तथा वह औसत वेग v से गतिमान है। बच्चों, यदि 2D व्यास की बेलनाकार नली कंसीडर की जाए जिसमें गैस भरी हुई है तथा इस नली के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। बच्चों, मान लो गैस का केवल एक ही अणु गति कर रहा है तथा यह डेल्टा t सेकंड समय में v इंटू डेल्टा t दूरी तय करता है, तब हम कह सकते हैं कि इस बेलन का, जो हमने बेलनाकार नली कंसीडर की है, इस बेलन का आयतन पाई डी स्क्वायर उसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल इंटू उसकी लेंथ, अर्थात बेलन का आयतन पाई डी स्क्वायर इंटू वी डेल्टा टी के इक्वल होगा। बच्चों, बेलन के आयतन के बाद हम देखेंगे कि बेलन में गैस के अणुओं की संख्या, कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे प्रति एकांक आयतन में यदि n अणु हैं तो टोटल उसके पूर्ण आयतन में अणुओं की संख्या पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी इंटू n के इक्वल होगी। बच्चों, इसके बाद यदि हम मान लेते हैं कि होने वाली कुल टक्करों की संख्या यदि कैपिटल N हो, तब अतः अणु द्वारा की गई टक्करों की संख्या n इक्वल टू पाई डी स्क्वायर v अपॉन डेल्टा v डेल्टा t इंटू n होगी। इस प्रकार अतः
औसत मुक्त पाथ लैम्डा इक्वल टू हम सभी जानते हैं अणु द्वारा तय की गई दूरी तथा टक्करों की संख्या। तो बच्चों अणु के द्वारा तय की गई दूरी हमने देखा v डेल्टा टी थी तथा कुल टक्करों की संख्या पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी इंटू एन। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं v डेल्टा टी से v डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, अतः लैम्डा इक्वल टू 1/πd² n हमें प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बच्चों यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि यह केवल और केवल एक अणु के लिए औसत मुक्त पाथ का व्यंजक प्राप्त हुआ है, परंतु बच्चों ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी गैस में केवल और केवल एक ही अणु गतिमान हो। सभी अणु गतिमान होते हैं और एक दूसरे से परस्पर टक्कर करते रहते हैं। अतः यदि गैस के सभी अणु सभी संभव दिशाओं में गति करें तब औसत मुक्त पाथ के लिए व्यंजक बच्चों लैम्डा इक्वल टू 1/√2πd² हमें प्राप्त होगा, जिसे बच्चों हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों हम औसत मुक्त पाथ के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। बच्चों यदि हम औसत मुक्त पाथ तथा गैस के घनत्व में संबंध की बात करें तब हम इसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 में अणु के द्रव्यमान, मान लो अणु का द्रव्यमान बच्चों स्मॉल m है, तब हम इस समीकरण 2 में m से गुणा तथा भाग करेंगे, जिससे हम प्राप्त करेंगे लैम्डा इक्वल टू m/√2πd² m इंटू n। परंतु बच्चों m इंटू n इक्वल टू रो होगा, जो कि गैस का घनत्व अथवा प्रति एकांक आयतन में गैस का द्रव्यमान होगा। अतः बच्चों इस mn की जगह अब हम रो प्रतिस्थापित कर सकते हैं इसमें, तब लैम्डा इक्वल टू m/√2πd² रो हम प्राप्त करेंगे। बच्चों यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि औसत मुक्त पाथ लैम्डा गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस गैस का घनत्व अधिक होगा उस गैस के अणुओं के बीच औसत मुक्त पाथ की वैल्यू या मान कम रहेगा तथा जिस गैस का घनत्व कम होगा उस गैस के अणुओं के बीच औसत मुक्त पाथ का मान अधिक रहेगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम औसत मुक्त पाथ लैम्डा, ताप T एवं दाब P में संबंध स्थापित करें तब हम किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण से बच्चों हम सभी जानते हैं यदि किसी गैस के लिए आदर्श समीकरण लिखनी हो तो वह हम लिखते हैं PV इक्वल टू NKT। बच्चों इसको हम कुछ इस प्रकार भी सेट कर सकते हैं कि P/KT और N/V। तो बच्चों N/V क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। जैसे यहाँ पर यदि हम N की बात करें, कैपिटल N की, तो ये बच्चों गैस में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या है, और यदि हम N/V कर रहे हैं तो प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या हो जाएगी, जिसे हम स्मॉल n कहते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, इस स्मॉल n की वैल्यू P/KT को हम समीकरण नंबर 2 में इस n के स्थान पर पुट करेंगे। बच्चों यह n की वैल्यू पुट करने पर समीकरण 2 से हम देखते हैं कि लैम्डा इक्वल टू KT/√2πd² P हमें प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो लैम्डा औसत मुक्त पाथ होता है वह गैस के ताप तथा दाब से संबंध रखता है। बच्चों यह लैम्डा गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती तथा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों यदि हम इसको सीधे सीधे कहें तब हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं का औसत मुक्त पाथ गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती तथा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने औसत मुक्तपात तथा औसत मुक्तपात के लिए व्यंजक और उसका घनत्व, ताप एवं दाब में संबंध पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।